होल अपॉन 1 प्लस 10 3x और इंटू में 10 2x और इक्वल टू में 1 गिवन है इज़ ऐसे करके दिया हुआ था। और ए ऑप्शन गिवन है हमारे पास, करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है n पाई प्लस पाई बाई 4 और n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे करके जो होती है, जैसे हम जनरल वैल्यू n की इंटीजर वैल्यू लेते हैं। क्योंकि उन्होंने सेट दिया हुआ था तो इसलिए सेट के टर्म में इन्होंने आंसर दिया हुआ है। दूसरा है 2n पाई प्लस पाई बाई 4 और इसमें भी n की वैल्यू 1 2 3 सेम है। सी ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ था पाई बाई 4, सिंपल पाई बाई 4 और कुछ भी नहीं। और डी में लिखा है नो सोल्यूशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हम 10th की आदत अपनी बना के रखा है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। और वो क्यों चेंज करना पड़ेगा अभी समझ में आएगा। देखो अभी बताता हूँ मैं क्यों ऐसा हुआ है इसमें। तो ये जो है वो जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आईआईटी जेई में पूछा गया है, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। इजी और इम्पॉर्टेंट, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे जो सबको पता भी है लेकिन अभी ढंग से थोड़ा सा नहीं उसके बारे में आइडिया है। तो मैं याद दिलाता हूँ थोड़ी पुरानी चीज़ें जो हमने 10th में पढ़ी है उसके बारे में, फिर बाद में इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। पहले थोड़ी कॉन्सेप्ट वाली बातें कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट किस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जब भी कभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, सपोज कर लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स के कितने सोल्यूशन होंगे बोलो। किसी को आइडिया हो रहा तो बोलते जाना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स के कितने सोल्यूशन होंगे सर 2। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो हमारी आदत क्या है, चलो अच्छी बात है तुमने तो सही बोला है, हम क्या करते हैं इसको यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है 1। तो एक सोल्यूशन हमारा लॉस हो गया, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ रूट्स। इसको क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ रूट्स। हमें करना क्या चाहिए, पहली बात तो जब भी कभी किसी चैप्टर में इक्वेशन वर्ड जुड़ जाए, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, इन सब बातों का हमको ध्यान रखना है कि कोई भी आमने सामने से हम डायरेक्ट कट नहीं करेंगे। जैसे कि हमारी आदत होती है कट करने वाली, वो हम कट नहीं करेंगे, उससे हमारा लॉस हो जाता है रूट्स का। तो ये x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1, तो x की वैल्यू 0 आ गई और 1 आ गई। एक तो ये हमको पता चल गया। दूसरी चीज़ इसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ रूट्स, ठीक है। तो एक हमको ये ध्यान रखना है कि कभी भी इस चैप्टर में हाँ कोई प्लस माइनस में कट हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसे हमको कट नहीं करना है, ठीक है। उससे रूट्स का हमारा लॉस हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम लॉस ऑफ रूट्स, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो क्या ध्यान रखनी है हमको, तुमने 10th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए होंगे, जैसे यहाँ x प्लस 1 गिवन हो, यहाँ x माइनस 1 गिवन हो और यहाँ पे 2x प्लस 3 गिवन हो। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए होंगे। उसमें क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं और स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हम x की खूब सारी 2 बार स्क्वायरिंग करनी पड़ती है। पहले एक बार स्क्वायरिंग करते हैं और फिर इधर भी स्क्वायरिंग कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो इनमें से अंडर रूट हट जाता है, जो 2ab के साथ अंडर रूट बचता है, तो एक तरफ अंडर रूट फिर बचता है और एक तरफ अंडर रूट नहीं होता है, तो फिर उसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड और इस तरीके से हम x की ढेर सारी वैल्यू निकाल देते हैं। सपोज़ कर लिया ABCD ऐसे वैल्यू हमारी निकल आती है। तो बस हम यहाँ पर जो 2 बार स्क्वायर करते हैं ना और जो आंसर निकालते हैं उसके बाद हम उसको यहाँ पर क्या करते हैं, छोड़ के चले आते हैं। हम लिख देते हैं कि हमारा भाई आंसर ये है। ये इसका आंसर नहीं है, ये तो हमने ऐसे ही एज्यूम कर लिया कि x की कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज़ मिलेंगी। कोई भी एग्जांपल हो, चलो हम यहाँ पर ABCD ले लेते हैं, ये A ले लिया, ये B ले लिया और यहाँ पर C ले लिया, ठीक है। तो वैसे भी ये वैल्यू पता नहीं होंगी कि नहीं होंगी, हमें नहीं आइडिया। हमने एक ऐसे लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया कि मान लिया कि हमारी x की वैल्यू ये आने वाली है। तो अब हमें उसमें अपनी आदत क्या बदलनी है कि जो भी आंसर आता है हमारा, जो भी हमारा आंसर आता है उसको आंसर ऐसे ही नहीं लिख के रखाना है, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो हमारा क्वेश्चन है इसी को बोलते हैं ओरिजिनल इक्वेशन। इस ओरिजिनल इक्वेशन को जो भी आंसर है ABC, ये जो है ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस ओरिजिनल इक्वेशन को अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है
तो जो हमारे आंसर आए हैं वही आंसर होंगे। अगर ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो फिर हम लिखेंगे नो सोल्यूशन। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि हम सॉल्व करते हैं, एक्स की खूब सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। एक बार जेई ने ऐसा भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक में ही दिया हुआ है कि उन्होंने स्क्वायर किया और उसके बाद वैल्यू जो है वो हमारी स्क्वायर करने के बाद जो है वो खूब सारी वैल्यूज़ आ गई, और उन्होंने पहले ही आंसर यही दिया हुआ है कि भाई जो आंसर आया वो देख के तुरंत स्टूडेंट टिक कर देगा कि यही आंसर है, लेकिन वो गलत है, वो आंसर नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारा आंसर आया हुआ है उसकी वैल्यू को उठा के ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना चाहिए, और पुट करने के बाद सेटिस्फाई करवाना चाहिए। अगर सेटिस्फाई होता है, LHS और RHS दोनों इक्वल आते हैं, कोई ऐसी वैल्यू नहीं आती जो अनडिफाइंड हो जाए, जैसे निगेटिव आ जाए अंडर रूट के अंदर, ये अनडिफाइंड है, इसको तो सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो फिर इस तरीके की कोई वैल्यू अगर हमारी आती है तो इसका मतलब वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। तो ये जो रूट्स बढ़ जाते हैं ना, इनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा रूट्स। तो दो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक में भी पढ़ेंगे। ये एक्स्ट्रा रूट, वैसे इसको एक्सट्रेनस रूट भी बोलते हैं, एक्सट्रेनस रूट, मैं इसको एक्स्ट्रा रूट बोल देता हूँ क्योंकि अभी हम उसमें फिर बात करेंगे कि एक्सट्रेनस रूट और एक्स्ट्रा रूट सेम ही है। तो दो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े कि जब भी हम कभी स्क्वायरिंग करते हैं, कोई मान लो अंडर रूट वाली इक्वेशन है x+1 = x, अभी तो ये लीनियर है, जैसे ही हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और जैसे ही ये क्वाड्रेटिक बन गई इसके दो रूट्स मिल जाएंगे, मतलब रूट्स बढ़ने लगते हैं ना। तो जो रूट्स बढ़ने लगे हैं उनको हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो आंसर का पार्ट है कि नहीं है। अगर वो आंसर का पार्ट नहीं है तो फिर वो हमारा आंसर नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी वैल्यूज़ को ओरिजिनल इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो दो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों कि क्लियर हो रही है बात? एक तो जो हमारा आंसर लॉस ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि आमने सामने कोई वैल्यूज़ है वो कट नहीं करनी है। जैसे मान लिया ऐसे लिखा हुआ है, जैसे भी हमारा क्वेश्चन आएगा, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया, साइन ऐसे आ गया sin 2 थीटा sin 3 थीटा और इक्वल टू sin 2 थीटा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कट नहीं करेंगे, ये गलत बात है, ऐसे कट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, sin 2 थीटा कॉमन ले लेंगे और sin 3 थीटा -1 करके दो के इक्वल में 0, एक बार इसके इक्वल में 0 और एक बार इसके इक्वल में 0। तो ये गायब ना हो इसके लिए हमें आमने सामने कट नहीं करना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि भाई प्लस माइनस में हो रहा तो कट करें कि नहीं। अरे भाई प्लस माइनस में हो रहा तो वो तो कट होना ही है, उसको कौन रोक सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कट नहीं करना, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब हम कुछ भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि जो हमारा एक्स की वैल्यू आए वो आंसर होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को वहाँ पर सेटिस्फाई करना चाहिए। ओरिजिनल इक्वेशन में अपने एक्स की वैल्यूज़ को रख के उसको सेटिस्फाई करेंगे, फिर अपना आंसर बताएंगे। तो ये क्वेश्चन उन्होंने उसी कॉन्सेप्ट पे उठा लिया। सब ने जो काम किया वो बिल्कुल सही था। यहाँ पर tan a - b लगाएंगे, जब यहाँ पे tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, जैसे ही जाएंगे तुरंत हमारा ये ऑप्शन दिखने लगेगा और हम तुरंत खुश होकर टिक कर देंगे। बस वहीं गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, सबका π/4 तो सबका आ गया है ना, सबका तो π/4 आ गया। ज़रा देखो π/4 जब यहाँ 2x की जगह पे रखोगे तो 2x में अगर x की जगह पे π/4 रखोगे तो क्या बन जाएगा ये, अगर हम x की जगह पे तो 10 π/2 बन जाएगा ना। π/4 रख रहे हैं तो और π/2 बन गया, अनडिफाइंड हो गया, इन्फिनिटी आ गया। तो ये इन्फिनिटी का केस बन गया। तो क्या इन्फिनिटी कभी इक्वल टू 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कहाँ हो पाएगा? n की वैल्यू 1 रख लो, 2 रख दो, 3 रख दो, कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा जो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नो सोल्यूशन। बात समझ में आ रही है? तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ सोल्यूशन। हम लिखेंगे यहाँ पे tan a - b, तो ये हो जाएगा 3x - 2x और ये हो गया 1, तो ये बन गया tan x = 1, tan x = 1 और 1 जो है वो 10 π/4 की वैल्यू होगी। तो x = क्या हो जाएगा, n π + π/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज़रूर लिख देंगे कि अगर x की वैल्यू मान लिया, n की वैल्यू उन्होंने मान लिया 1 दी हुई है तो 1 लिया, 0 भी ले सकते हैं, उन्होंने मना किया तो कोई बात नहीं, 0 नहीं 1 ले लिया तो π + π/4 हो जाएगा n की वैल्यू 1 लेने पर। तो π + π/4 जैसे ही तुम करोगे तो 4 × 1 = 4 और 1 5 π/4 हो जाएगा।
और जब यहाँ पर रखोगे वैल्यू तो tan 2x की वैल्यू क्या आने वाली है, tan 2 और x की वैल्यू 5π/4, तो 5π/4 का मतलब ये 5π/2 आ जाएगी। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 5/2, 3/2, π/2, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करने लगेगा। तो इसका मतलब LHS तो इन्फिनिटी बन जाएगा, LHS टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और RHS जो है वो इक्वल टू 1 है। तो क्या ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? देन दिस x, जो ये x है, नॉट सेटिस्फाइड ओरिजिनल इक्वेशन। और अगर ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। बोलो यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ बच्चों। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे इसका अगली बार से। यस सर। ओके, चलिए तो फिर आगे करते हैं। हम लोग केस 2 तक कर चुके थे, केस 1 और केस 2 हमने पढ़ा हुआ था। अभी पहले एक बार सारे केसेस कर लेते हैं, फिर इसके सब एक साथ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे हमारे तो फिर वो केस बना के नहीं आएंगे कि किस केस का है, वो तो हमें पहचानना ही पड़ेगा। अभी क्या है, हम केसेस बना बना के लिख लेते हैं कि भाई इस टाइप का आएगा तो फिर ये हो जाएगा, इस टाइप का आएगा तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा केस 3 है, और उसमें भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, साइन थीटा, साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा और इक्वल टू गिवन है साइन 4 थीटा। इस तरह के 3 साइन के टर्म होंगे, 4 के, अभी तक 2-2 के टर्म आ रहे थे, लेकिन अब 3 के आएंगे, 4 के आएंगे, 5 के आएंगे, 10 के आएंगे, ऐसे बहुत सारे एन टर्म तक आ सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करना पड़ेगा, और कोई 2 पेयर ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि तीसरा पेयर उनसे कॉमन आ जाए। तो यहाँ पर तो सेट बना बनाया है कि अगर हम इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर देते हैं, इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी अगर अप्लाई कर देता हूँ मैं, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये लिखा है सॉल्व करना है और जनरल वैल्यू ऑफ थीटा बतानी है। तो क्या बन जाएगा ये, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 sin 4 थीटा, तो 2 साइन 4 थीटा और cos 3 थीटा, कॉस सी माइनस डी, तो यानी 6/2 3 थीटा, और इक्वल टू में दिया हुआ है साइन 4 थीटा। तो अब हम ये गलती नहीं करेंगे कि साइन 4 थीटा हम कैंसिल कर दें, हम क्या करेंगे, साइन 4 थीटा को इधर ले आएंगे कॉमन, और ये हो जाएगा 2 cos 3 थीटा माइनस 1। ये स्टेप समझ में आ गई सभी को ना, क्यों किया, अभी बात हुई थी इसके बारे में। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि साइन 4 थीटा को हमें गायब नहीं करना है, अगर हमने गायब कर दिया तो लॉस ऑफ रूट्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 2 फैक्टर बन गए हमारे, एक साइन 4 थीटा इक्वल टू 0 और एक cos 3 थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/2। चलो अब तुम ही लोग आंसर बता दो इसके क्या क्या आ रहे हैं, अब तो कर लोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ इसके आंसर, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा ही तो बतानी है। तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, बताओ जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या है। सर एक में 0 डिग्री आ रही है और सर दूसरे में 20 डिग्री। थीटा की वैल्यू बतानी है, एन के टर्म में, एन पाई के टर्म में थीटा की वैल्यू, थीटा की अच्छा, वैल्यू ओके एन सर। पाई के टर्म में। सर sin 4 थीटा वाले में n पाई, 4 थीटा एन पाई, तो थीटा बोलेंगे ना, आंसर तो थीटा होगा, हाँ। थीटा इक्वल टू एन पाई बाई 4। और दूसरा कॉस में, सर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, हाँ ये पाई बाई 3 बाई की 3, वैल्यू, तो 3 थीटा इक्वल तो टू होल बाई 3। 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो लेकिन हमें तो आंसर अपना थीटा का बोलना है, तो 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9, ये दो हमारे आंसर हो जाएंगे, एक ये आंसर हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा।
ठीक है। और हम जब आंसर लिखें तो ज़रूर चेक कर लें कि भाई ऐसा तो नहीं, कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं आ रही जो अनडिफाइंड कर दे। तो अनडिफाइंड वाली इसमें नहीं आती, इसमें सेक और टेन में ही प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी, कॉसेक और कॉट में, क्योंकि अनडिफाइंड तो साइन में होता ही नहीं। तो इसलिए हमें जब भी कभी सेक या टेन आएगा तो हम थोड़ा सा उसमें सावधान रहेंगे और चेक आंसर देने के पहले ज़रा सोच के आंसर देंगे। अब ज़रा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो, 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन फाई इक्वल टू 2 है, तो फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाई। ये 1 प्लस टेन थीटा और ये 1 प्लस टेन फाई है। 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन फाई इक्वल टू 2 है, तो थीटा प्लस फाई का जनरल वैल्यू हमको बतानी है क्या होगी। किसी को ये पिक्चर याद ही नहीं है, कोई देख के एहसास नहीं होता कि ये हम पढ़ चुके हैं। कोई तो बोला करो कि हमने ये पढ़ लिया है, हमें ये पता है कि ये तो उसका है केस, ट्रिग्नोमेट्री की हजम कर चुके हैं हम सारी, पीछे वाले इतने सारे लेक्चर हम लोगों ने लिए हुए हैं। क्या ऐसा कभी केस नहीं फंसा था क्या कि 1 प्लस टेन थीटा तुम लोग याद नहीं करते भाई? क्योंकि अगर याद करो तो तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ अरे ये तो है। डेली का डेली देखो, ट्रिग्नोमेट्री में भूल जाओगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि हम पढ़ तो सारा लेंगे लेकिन फार्मूले ही भूल जाएंगे, केसेस भूल जाएंगे। डेली आधे घंटे निकालो उसके लिए, मैथ्स के लिए खाली डायरी लो और उसमें सारे फॉर्मूले लिखो। शायद लिख भी लिए होंगे तुमने, तो उनको डेली आधे घंटे देखो, सिर्फ देखो, पलटो पेज और पढ़ते रहोगे ना, अपने आप याद हो जाएंगे। ये किसी को याद आया क्या? ये ढूंढो अपनी कॉपी में कहीं है, 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन फाई 2 होता है, तो थीटा प्लस फाई क्या होता है? नहीं बताया गया क्या ये? सर सर ये वो वाला है जो दो फैक्टर्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नहीं नहीं बेटा नहीं, चलो मैं बताता हूँ, याद दिलाता हूँ। कोई बात नहीं, तुम इसका मल्टीप्लाई कर दो, नहीं याद है तो छोड़ो। तुम इसका मल्टीप्लाई कर दो, फिर बता दो क्या आंसर आ रहा है। थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, सबका सारे टर्म का मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बनने वाला है देखो, 1 प्लस टेन फाई प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा टेन फाई और इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे ताकि कोई फार्मूला बनने लगे। टेन थीटा प्लस टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 तो सर पाई बाय 4, हाँ थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू पाई बाय 4। हाँ, ये डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाया गया होगा शायद। तो ये हो गया टेन थीटा प्लस टेन फाई अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई और इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। और ये टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी क्या होता है, टेन ऑफ ए प्लस बी। और ये 1 की इसकी वैल्यू हो जाएगी टेन पाई बाई 4 की। तो थीटा प्लस फाई का जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस पाई बाई 4। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, कि समझ में आ रही है वैल्यूज ये जो आई है? ये वहाँ पर केसेस कराए गए थे जहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर ए प्लस बी जो है वो 45 डिग्री हो या 225 डिग्री हो तो क्या होता है, 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन फाई 2 होता है। एक बड़ा सा क्वेश्चन भी कराया था जिसमें बहुत सारे टर्म थे, जिसका एन की वैल्यू 23 आंसर आया था। अपने लेक्चर में देखना, या तुम्हारी कॉपी में तो ज़रूर होगा, मिड ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया है। मेरे ख्याल से चौथे पाँचवें लेक्चर में होगा ये 1 प्लस टेन थीटा। जब हमने कंपाउंड एंगल सीखा था तभी हमने ये सीख लिया था। 4 केसेस थे इसमें, 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन फाई के और 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस टेन फाई के, ऐसे करके 4 केसेस हमने पढ़े हुए थे। तो इसको देखना और याद करो इन सारे केसेस को। चलो हो गया ये, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलो बच्चों, इसमें है कोई डाउट? नहीं? ओके चलो।
चलिए हाँ सर। क्वेश्चन एक क्वेश्चन और लिखते हैं, लिखिए। साइन अल्फा प्लस थीटा, सब में ऊपर तो यही लिखा हुआ है सॉल्व, मैं बोलूँ या ना बोलूँ वही लिखा होगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कहता नहीं सॉल्व फॉर एक्स, तो ये सॉल्व फॉर थीटा लिखा होगा सब में। साइन अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 थीटा, और ये वैल्यू जो है वो ज़ीरो की इक्वल गिवन है। फाइंड हमको करना है जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। निकालो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा जल्दी से। कौन से दो में हमें फार्मूला लगाना चाहिए और कैसे सॉल्व करना चाहिए, एक बार सोचो, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और नहीं होगा तो मैं बताता हूँ फिर कैसे करेंगे। किस किस में हम साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर दें? कौन कौन से दो एंगल ऐसे हैं जिनको साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करने के बाद थर्ड एंगल मिलने वाला है? किसी को देख के समझ में आ रहा है इसमें? इस तरह के भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सी डी फॉर्मूले में हमने किए हुए थे कि कौन कौन से दो में लगा दिए जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक कॉमन आ जाएगा। सब फर्स्ट और थर्ड। हाँ बिल्कुल सही है, देख के समझ में आ रहा है कि साइन जो सबसे बड़ा वाला एंगल है और जो सबसे छोटा है उसी में सी प्लस डी बाई 2 लगाओगे तो फिर तीसरा वाला मिल जाएगा। तो साइन अल्फा और यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा और इक्वल टू ज़ीरो तो चल ही रहा है। तो साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया हमने, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 करेंगे तो अल्फा प्लस थीटा, और कॉस सी माइनस डी बाई 2 करेंगे तो सी और डी में अल्फा अल्फा कट जाएगा, बाई 2 से 2 कट जाएगा, और साइन अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर साइन अल्फा प्लस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से दो वैल्यूज़ बन जाएंगी। इसके बाद तो तुम एक्सपर्ट हो चुके होगे, मेरे ख्याल से फार्मूला भी सबने याद कर ही लिया होगा। कि पूछूं याद है कि नहीं याद है? सभी को याद है ना ये कि साइन थीटा ज़ीरो होता है तो क्या होता है, कॉस थीटा जो है वो -1/2 है तो क्या होगा? याद किया है सभी ने? सर पहले में तो एन पाई होगा। हाँ अल्फा प्लस थीटा, अल्फा जो है नहीं, क्योंकि थीटा अल्फा जो है वो कांस्टेंट है तो हमें थीटा की वैल्यू बतानी है, तो अल्फा प्लस थीटा जो है वो एन पाई हो गया, क्योंकि जहाँ भी लिखा है वो थीटा वेरिएबल है। हाँ सॉल्व फॉर थीटा। अच्छा सर, थीटा कम एन पाई माइनस है। तो एन पाई, हाँ वो भी ठीक है, थीटा अल्फा प्लस थीटा एन पाई वो भी सही है। और यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कहाँ पर होती है? अरे 1/2 120। होती है, 1/2 120। तो यहाँ पर हो जाएगी पाई माइनस पाई/3, तो 2 पाई/3। ये याद रखो, कॉस 120 और कॉस 240 ये दोनों ऐसे एंगल है जिनकी वैल्यू -1/2 होती है, याद ही रखना चाहिए हमको, तो देखते ही याद हो जानी चाहिए और पता हो जाना चाहिए। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बात खत्म। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है अभी भी तो बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। चलिए तो फिर एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। इस टाइप का भी जेई में कभी पूछा गया क्वेश्चन है, √3 tan 2 थीटा प्लस √3 tan 3 थीटा प्लस tan 2 थीटा
इनटू में टेन थ्री थीटा इक्वल टू 1 और सॉल्व फॉर थीटा। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा बतानी है, जनरल वैल्यू बतानी है। जनरल वैल्यू क्या होगी? सब में वही है, प्रिंसिपल के लिए बोलेगा तो अलग से बोल देगा, नहीं तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा ही बतानी है हमें सब में। सॉल्व एंड फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। अभी अभी इस टाइप का एक केस ऊपर किया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आइडिया हो जाएगा कि अभी अभी हमने किया हुआ है। सर इसमें शायद रूट 3 कॉमन लेके फिर फॉर्मूला लगा कर। हाँ नहीं, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इधर उधर अरेंज कर दो तो अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें फॉर्मूला यहाँ पर अगर हम जैसे ही रूट 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा, और इसको उधर भेज दो 1 माइनस tan 2 थीटा और इनटू में tan 3 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और फिर ये जो अपॉन में ये पूरी की पूरी वैल्यू और ये पूरी की पूरी वैल्यू से फॉर्मूला नहीं दिख रहा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, इनको अगर इधर ले यस सर। बन गया फॉर्मूला। तो tan 3 थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan 3 थीटा और इनटू में tan 2 थीटा और इक्वल टू 1 बाई रूट 3। हाँ जी बोलिए सर n पाई बाय 5 प्लस पाई बाय 60। ओके, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लग गया तो ये बन गया tan ऑफ a प्लस बी, तो 3 थीटा प्लस 2 थीटा और इक्वल टू 10 में ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है? पाई बाई 6 की। तो 5 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 6, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 6, 5 का क्या हो जाएगा? 30। तो ये 30। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है बात यहाँ पर भी? यस सर। ओके, चलिए ये वाला केस भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा केस 3 जो था ये भी सबको क्लियर हो गया कि केस 3 में हमें क्या करना था। अभी हम सारे मिक्स क्वेश्चन करेंगे, तब समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी तो हम सिर्फ वही वाले केस कर रहे हैं जो हमको पता है, फिर जब एक साथ मिक्स होके आएंगे तब थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा इसको। केस 4 लिख लेते हैं। व्हेन टू इक्वेशन आर गिवन, ऐसे लिख लेते हैं, व्हेन टू इक्वेशंस आर गिवन, जब दो इक्वेशन गिवन होंगी, टू फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, टू फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। हमें दो इक्वेशन गिवन होंगी और कहेगा अब इन दोनों की मिक्स करके एक ही जनरल वैल्यू बताओ जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। अभी तक क्या होता था कि एक के लिए एक के लिए एक अलग अलग निकालते थे। अब इनका जो है हमें कॉमन जनरल सोल्यूशन निकालना है जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको समझते हैं, फिर इसका फार्मूला भी एक है वो अभी मैं लिख दूंगा, लेकिन अभी लिखूंगा तो तुम याद कर लोगे, फिर उसको समझोगे नहीं। तो अभी मैं पहले थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। लिखते हैं क्वेश्चन, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं यहाँ पे फार्मूलों के लिए। यहाँ से क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर अभी ऊपर लिख दूंगा फार्मूला क्या बनने वाला है, वो याद कर लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है 1 बाई रूट 2 और टेन थीटा की वैल्यू गिवन है 1, और कह रहा फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। हमें जनरल वैल्यू ऑफ थीटा बतानी है कि क्या होगी। दो इक्वेशन गिवन है और जनरल वैल्यू ऑफ थीटा हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम कैसे समझेंगे, पहले तो इसको समझ लेते हैं कैसे समझना है, हमको क्या करना है, फिर हम कैसे अप्लाई करेंगे वो अभी हम फॉर्मूला ही बना देंगे। हमें ये देखना है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है, कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो कहाँ कहाँ पर 1 बाई रूट 2 देता है, पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होता है। फिर हमें दो जनरल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सर फर्स्ट और फोर्थ। हाँ तो कॉस थीटा, हाँ जी बोलिए। सर आंसर 2n पाई प्लस पाई बाय 4 है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम सही बता दिया। बता दो, एक्सप्लेन कर दो जरा फिर। सर कॉस में जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 आएगा, और 10 में निकालेंगे तो 2n पाई प्लस पाई बाय 4 आएगा। तो माइनस वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे, कॉमन वाले को ले लेंगे। में जब निकालेंगे तो क्या आएगा? 2n पाई प्लस पाई बाय 4। नहीं, n पाई प्लस पाई बाय
टेन n पाई प्लस पाई बाई टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा में तो एन पाई प्लस पाई बाई 4 होता है ना। हाँ हाँ सर, सर, तो तो कुछ कुछ करना पड़ेगा। ओके ओके, चलो मैं बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/√2 मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। यहाँ पर कौन सा एंगल होगा? पाई/4। और यहाँ पर कौन सा एंगल होगा? ये वाला एंगल कौन सा होगा? माइनस पाई बाई। हाँ, माइनस पाई या बाई फिर हम बोल सकते हैं 2 पाई माइनस पाई/4। 4 2 8 और 1 7 पाई/4। और उसके बाद जब टेन थीटा की बात करेंगे, टेन थीटा में 1 एक यहाँ पर होगा पाई/4, और एक टेन थीटा कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। ये कितना एंगल होगा? पाई प्लस पाई/4, यानी कि 5 पाई/4। बात समझ में आ रही ना? ये दोनों एंगल हमको निकालने पड़ेंगे। वैसे तो देख के डायरेक्ट समझ में आ ही रहा है कि टेन थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड में, और कॉस थीटा जो है वो फर्स्ट और फोर्थ में। तो कॉमन एंगल कौन सा है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा? वो कौन सा एंगल है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा? वही पाई/4। हाँ, तो वही पाई बाई 4 उसी कॉमन एंगल को हम ले लेते हैं, अल्फा नाम दे देते हैं, और वो कॉमन एंगल हो गया पाई/4। इसका नाम हो गया, ये कॉमन एंगल हो गया जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। और अब हम क्या करेंगे, पहले पाई/4 आएगा, दूसरी बार जब दोनों को सेटिस्फाई करने वाला एंगल होगा तो 2n पाई पूरा घूम के दोनों को सेटिस्फाई करेगा कि n पाई घूम के दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ये सोचना है। 2n पाई। हाँ बिल्कुल 2n पाई के बाद, क्योंकि कॉस कॉस अगर आ गया है ना, तो कॉस तो 2n पाई के बाद अपनी पोजीशन रिपीट करता है। 10 तो n पाई के बाद, या पाई या 2 पाई, इस तरह इसका पीरियड होता है, लेकिन कॉस तो 2n पाई, और हमें दोनों के लिए निकालना है। तो हमारा काम क्या होगा, हम पहले एक कॉमन एंगल निकालेंगे और फिर लिख देंगे देन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा 2n पाई प्लस अल्फ़ा। ये फार्मूला हम करेंगे। वैसे ये कोई फार्मूला नहीं है, बस 2n पाई हमने ऐड कर दिया और अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई? पाई/4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऊपर अगर हम लिखना चाहें, तो अगर हम यहाँ लिखना चाहें जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है वो क्या है? कॉमन एंगल। अल्फ़ा क्या है? कॉमन एंगल है, जो दोनों इक्वेशन से कॉमन निकला हुआ है, वो एंगल है। ये तो बहुत इजी था, देखते ही समझ में आ रहा था कि कॉस जो है वो कहाँ पर पॉजिटिव होता है और टेन कहाँ पर पॉजिटिव होता है। दोनों एक ही क्वाड्रेंट ऐसा आएगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि दो दो एंगल सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि एक ही में कॉमन होने वाला है। तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो एक दूसरा देता हूँ, तो उसमें दिमाग लगाओ अपना। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, साइन थीटा जो है वो -1/2 है। साइन थीटा -1/2 और कॉस थीटा जो है वो -√3/2। सोच समझ के जवाब देना है, सही आंसर बताना है। बहुत इजी सा काम है ये, तो फर्स्ट डे का काम है, जब हम लोगों ने शुरू में एंगल निकालना सीखा था उसका काम है ये। इसलिए जल्दीबाजी में गलत ना करें, सही आंसर बताएं। सर 2n पाई प्लस 7 पाई/6। 2n पाई प्लस 7 पाई/6। ओके, और बाकी लोग बताएं। सर एक मिनट ओके, रिदम 10 22.5 की वैल्यू क्या होती है? क्या सर? 10 22.5। इतना सोचना पड़ता है क्या?
याद नहीं है ना, सीधे बोलो। सर हाँ यस सर। सर 2n पाई माइनस पाई बाय हेलो हाँ सुन रहा हूँ, बोलते जाओ बोलते जाओ। 2n पाई माइनस, एक मिनट हाँ सर। ओके। सर 2n पाई प्लस पाई बाय 6 सॉरी माइनस पाई बाय 6 5 by 3 आया। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी सब कर देता हूँ, परेशान मत हो, इसे आगे देखते हैं। सर 2n by plus 4 by 3 फोर पाई बाई 2n पाई प्लस देखो 2n पाई माइनस पाई बाय 6। ओके, मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम एंगल कैसे निकालते हैं पहले वो समझते हैं। हम क्या करेंगे, साइन थीटा में माइनस को गायब कर दो, 1/2 देखो किसका किस एंगल की वैल्यू होती है। तो 1/2 तो सभी को पता है कि 30 डिग्री की वैल्यू होती है। पहले माइनस को गायब कर दो बिल्कुल। उसके बाद फिर देखो कि साइन थीटा माइनस 1/2 कहाँ कहाँ पर होगा। तो एक थर्ड में होगा और एक फोर्थ में होगा। तो यहाँ 11 pi by 6 और 4 pi by थीटा, 3। यहाँ पाई माइनस थीटा, यहाँ पाई प्लस थीटा, और यहाँ इस तरीके से हम लोगों ने सीखा था। तो ये है पाई बाई 6। तो ये हो जाएगा एक थर्ड में पाई प्लस पाई बाई 6, और एक 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 7 पाई बाय 6 और 11 पाई पाई बाई बाय 6 6। और 11 पाई। वैसे तो ये सब निकालने की ज़रूरत ही नहीं, सीधे हमको पता चल जाएगा कि इसमें कॉमन आने वाला है। और यहाँ पर भी हमने कॉस थीटा में माइनस को किया गायब, तो √3/2 हो गया। तो थीटा कितने डिग्री की वैल्यू होगी, कॉस 30 की वैल्यू होती है ना, कॉस 30 पता है ना, कॉस 30 साइन। यस सर। तो ये 30 डिग्री की वैल्यू होगी। अब कॉस कहाँ कहाँ पर होता है नेगेटिव, तो ये सेकंड में होता है और थर्ड में होता है। तो यहाँ पाई माइनस थीटा है और यहाँ पाई प्लस थीटा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों में 5 कॉमन, पाई बाय 6 और 7 पाई बाय 6। हाँ दोनों में कॉमन तो 7 पाई बाई 6 ही आने वाला है, और एक यहाँ आ जाएगा 5 पाई बाई 6। हाँ सर। तो दोनों में कॉमन एंगल जो है वो क्या आने वाला है, 7 पाई बाई 6। यहाँ पर जो थर्ड क्वाड्रेंट होगा वहाँ पर ये दोनों ही सेटिस्फाई होंगे। वहाँ पर साइन थीटा निगेटिव होगा और कॉस थीटा भी निगेटिव होगा। हमें ऐसे ही देखना होता है कि दोनों नेगेटिव कहाँ पर है। तो अल्फ़ा जो है, ये तो मैंने पूरी बात समझा दी, वैसे तो डायरेक्ट एक लाइन में सीधे आंसर लिख सकते थे। अल्फ़ा जो है कॉमन एंगल ये हो गया। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, जनरल पाई 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर हो गया। सर मैंने वही बोला नहीं था। सही है तुम्हारा, बिल्कुल सही है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना ये, ओके। और ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड में साइन थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस टेन थीटा माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 0, ये गिवन है। अब इसको भी हमें जनरल वैल्यू ऑफ थीटा बतानी है क्या होगा।
क्या हुआ, नहीं आ रहा समझ में? क्या करेंगे कि बात समझ में आ रही है? सबसे पहले तो 10th में तुमने ये पढ़ा होगा कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज़ीरो है देन ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो दो पॉजिटिव नंबर का सम ज़ीरो कब हो सकता है? जब वो दोनों अलग अलग ज़ीरो हो। सिर्फ एक ही कंडीशन है, बाकी कोई कंडीशन दुनिया में ऐसी है ही नहीं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का सम ज़ीरो हो जाए, क्योंकि ए स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर है और बी स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर है। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये सब जितने भी चीज़ें बताता हूँ ना मैं, इनमें कोई ना कोई मतलब होता है। इनको एक जगह पे आप ज़रूर लिखते जाएं, क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं। तो इनको एक जगह पे आप ज़रूर सबको लिखते जाएं। और ये बहुत छोटी सी चीज़ है, किया भी होगा तुमने 10th में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि ए भी ज़ीरो रहा होगा और बी भी ज़ीरो रहा होगा, क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव नंबर हैं और दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अब बताओ, अब तो इजी हो गया। सर 2n प्लस 7 पाई बाई 6। 2n पाई प्लस सर 7 टू एन पाई प्लस 7 पाई बाई 6। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। बाकी सभी का सेम आ रहा है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। अगर सभी का सेम आ रहा है तो साइन थीटा प्लस 1/2 ज़ीरो हो गया और दूसरा हो गया टेन थीटा माइनस। यस सर 2n5 प्लस 7 बाई 6। ओके, तो मतलब 7 पाई/6 कॉमन आ रहा है दोनों में। साइन थीटा माइनस यस सर। यस सर। थीटा निगेटिव हो और टेन थीटा पॉजिटिव हो, तो ये केवल कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है? थर्ड क्वाड्रेंट हो सकता है, जहाँ पर दोनों कॉमन आएंगे। और ये 1 पाई प्लस क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई/6, यानी कि 7 पाई/6 हो गया। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस 7 पाई/6। ये हमारा कॉमन एंगल अल्फ़ा जो है वो 7 पाई/6 हो गया। बताओ इसमें, ठीक है कर लिया, अच्छी बात है, ओके। तो अब ज़रा इससे ये भी हमें समझ में आ गया, ये भी कॉन्सेप्ट। अब कुछ मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो करने हैं जो अभी हमने सीखा उसी से रिलेटेड कुछ। अब तुम्हें पहचानना है और तुम्हें आंसर बताने हैं इसके। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ साइन x प्लस साइन 5x इक्वल टू साइन 2x प्लस साइन 4x इज, या ऑप्शन भी लिख देते हैं, फाइंड तो लिख ही दिया था, ऑप्शन भी यहाँ लिख देते हैं। n π/3 है, ये फाइंड हटा दो यहाँ से, सीधे जनरल वैल्यू ऑफ दिस इज कर लो। और ऑप्शन है यहाँ पर सर इसमें पहले ट्रांसफर करेंगे ना उधर, मतलब देखो चेक करो एक बार, साइन 4x इधर है तो देखो एक बार चेक करो क्या कर सकते हैं, फिर मैं बताता हूँ, अपना दिमाग थोड़ा लगाओ। जनरल वैल्यू ऑफ साइन x प्लस साइन 5x इक्वल टू साइन 2x प्लस साइन 4x इज n π/3, सेकेंड है 2n π/3, थर्ड है 2n π, और d जो है वो है n π। सर
बोलो सर बोलो। साइन टी लगाना है प्लस टी। हाँ साइन सी प्लस साइन डी बिल्कुल लगाना है। सर मेरी एक वैल्यू आ रही है एन पाई बाई 3 और दूसरी आ रही है एन पाई प्लस माइनस एक्स बाई 2। ऑप्शन ए बी सी डी में कोई है ऑप्शन ऐसा? सर मुझे बी लग रहा है। सर हम्म, सर मतलब वैल्यूज निकालते तो 3 वैल्यू आ रही है ए बी और सी। हाँ तो जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा ना बेटा। मोर देन वन नहीं है, ये सिंगल करेक्ट चॉइस है। चलो मैं बता देता हूँ, ओके नो प्रॉब्लम। पहली बात तो इसमें इधर उधर एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 और 1 6x है, बाई 2 करेंगे तो 3 यहाँ भी मिलेगा, और 4 और 2 6 बाई 2 करेंगे तो 3 यहाँ भी मिलेगा। हाँ सर। तो फिर पहला काम हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया साइन सी प्लस साइन डी, तो ये हो गया 2 साइन, और पहले हमने इसको सी लेट किया, बड़े वाले को सी छोटे वाले को डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, 5 माइनस 1 4 बाई 2 2x हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 2 साइन 3x cos x। 2 साइन 3x कॉस एक्स। अब यहाँ पर 2 साइन 3x जो है हम कॉमन ले लेंगे, तो बन जाएगा कॉस 2x माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो 2 साइन 3x और साथ में कॉस सी माइनस कॉस डी लगा देंगे, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2x, तो माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा, ये तो होगा ना, और माइनस को मैंने बाहर कर दिया तो x बाई 2 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। अब यहाँ पर जब हम इसको ज़ीरो करेंगे तो साइन 3x की वैल्यू ज़ीरो आएगी, एक तो साइन 3x ज़ीरो आएगा, और एक आएगा साइन 3x बाई 2 इक्वल टू ज़ीरो आएगा, और एक आएगा साइन x बाई 2 इक्वल टू ज़ीरो। ये तीन बनने वाले हैं। तो साइन 3x इक्वल टू ज़ीरो, तो साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई, तो x की वैल्यू आ गई n पाई बाई 3, पहला आंसर। 3x बाई 2 इक्वल टू हो गया
n पाई, तो x इक्वल टू हो गया 2n पाई बाई 3, ये सेकेंड आंसर हमारा आ गया। और इसी तरह थर्ड में x बाई 2 इक्वल टू n पाई, तो x इक्वल टू 2n पाई। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सिंगल करेक्ट चॉइस है भाई, ये सिंगल करेक्ट चॉइस है, ये कोई मोर देन वन का केस नहीं है। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। तो सर ये तो होगा ही ऑप्शन में नहीं। हाँ, सर ये तो ऑप्शन में वो आया ना, वो तो फ्री है और ओके। तो अब बताओ ज़रा, इससे हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी तो हमें समझ में आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर वैल्यू निकालो, n की वैल्यू 0 रखो तो क्या मिलेगा 0, फिर क्या मिलेगा पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, ऐसे करके मिल जाएगा। दूसरे में x की वैल्यू क्या मिलेगी 0, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 और 3 रखेंगे तो 6 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3, ऐसे करके मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ जाओ, इसमें रख लो तो ये मिलेगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे करके मिलेगा। अब जरा देख लो, खुद ही समझ के बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग देख के समझ के बताओ कि कौन सा आंसर होना चाहिए इन तीनों में। थोड़ा सा देखो इन तीनों की वैल्यूज़ को, तुम्हें अपने आप आइडिया हो जाएगा भाई, एक बार देखो। सर 2n पाई बाई 3। और किसी का कोई जवाब? नहीं, इतना टफ काम पूछा हुआ है हमने। अरे भाई सीधी सी बात है, देखो आप, चलो नहीं बता पा रहे हो तो देखो, चेक करते हैं। क्या ये 0 जो है, पहले इन फर्स्ट और सेकंड की बात करो, सेकंड और थर्ड की, सॉरी। क्या ये जो 0 है, ये थर्ड वाला जितने भी सारे हैं वो क्या सेकंड के अंदर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं सभी को? ये देखो 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, दिख रहा है। 2 पाई यहाँ पर है, ये 2 पाई है कि नहीं, 3 2 जा 6, 2 पाई। आगे 8 पाई होगा, फिर 10 पाई होगा, फिर 12 पाई होगा, तो 4 पाई आ जाएगा, तो ये 4 पाई मिल गया, फिर 6 पाई मिल गया। तो सेकंड थर्ड वाले के जितने भी एंगल है वो क्या सेकंड में लाई कर रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. इन दोनों का इंटरसेक्शन तो सेकंड वाला हो गया। अब सेकंड को फर्स्ट के साथ देखते हैं। 0 मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। 2 पाई बाई 3, अरे ये भी है 2 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3, अरे ये भी है 4 पाई बाई 3 भी है। 2 पाई भी चेक कर लो, क्या आगे 2 पाई आएगा क्या यहाँ पे? 6 पाई बाई 3 जैसे ही यहाँ लिखोगे, अगला होगा 6 पाई बाई 3, तो क्या ये 2 पाई नहीं आ जाएगा? तो सेकंड वाले के जितने भी एलिमेंट है वो सारे फर्स्ट में लाई कर रहे हैं। बोलो। यस सर। इन तीनों का, फर्स्ट का यूनियन, सेकंड का यूनियन और थर्ड का यूनियन जब हम लेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई बाई 3। इसमें किसको डाउट है अभी भी वो बताएं मुझे, वैसे तो इजी है, समझ में आ गया होगा। है कोई प्रॉब्लम अभी भी? फर्स्ट के थर्ड के सारे सेकंड में लाई कर रहे हैं, सेकंड के सारे फर्स्ट में लाई कर रहे हैं। तीनों का इंटरसेक्शन फर्स्ट वाला ही, तीनों का यूनियन जब कलेक्शन करेंगे मतलब फर्स्ट वाले से तीनों मिलने वाले हैं, तो क्यों ना हम आंसर फर्स्ट वाला दे दें, फिर हम सबका क्यों लेके घूमेंगे कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। जब वो तीनों उसी से मिल रहे हैं फर्स्ट वाले से, तो हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू n पाई बाई 3। प्रॉब्लम कि नहीं? नो सर। No, sir. ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये भी हमारे मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जेई के प्रीवियस ईयर का भी है। तो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट,
साइन 6x अपॉन साइन x इक्वल टू 8 cos x cos 2x cos 4x. Find general solution. Find general value of theta. ठीक है, ये मॉड्यूल में भी जब मैं भेजूंगा तुम लोगों को तो ये मॉड्यूल में भी मिलने वाला है क्वेश्चन, तो मॉड्यूल का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जेई का भी प्रीवियस ईयर का है, तो खास इसका ध्यान रखना है हमको। करो, देखो आ जाएगा, बहुत इजी सा काम है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर भी। देखते हैं कौन लगाता है। कई बार मैं ये सब बातें बता चुका हूँ जो इसमें लगने वाली है। सर इसमें साइन एक्स cos x नहीं होगा, साइन 2 थीटा। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लगाओ लगाओ। सर हाँ बेटा बोलो। सर इसके दो आंसर आएंगे। हाँ बिल्कुल दो आएंगे, बताओ क्या क्या आ रहा है। सर तो माइनस n पाई बाई 2 और n पाई बाई 14। क्या किया बताओ, कैसे करेंगे। सर वो साइन एक्स को उस तरफ ले जाएंगे तो फिर 3 बार साइन 2 थीटा के फॉर्मूला बन जाएंगे। चलो बताते जाओ, मैं करता जा रहा हूँ। साइन 6x इक्वल टू, इस 8 को मैंने लिख दिया 4 इंटू 2 और उसके साथ साइन x और cos x cos 2x और cos 4x, तो ये 2 साइन x साइन 2x बन गया, फिर एक 2 और साइन 2x और cos 2x, ये साइन 2x बन गया, फिर 2 साइन x cos x साइन 2x और बन गया तो साइन 4x बन गया, और फिर एक बार और ले लिया तो 2 साइन 4x cos 4x साइन 8x बन गया। ये तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि दो दो के बाद ये यही बनने वाला है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है ना सभी को। 2 2 करके 3 बार लिखेंगे और उसके बाद दो दो को पेयर में ले लेंगे। आगे बोलो। हाँ सर तो फिर वो फॉर्मूला में डालेंगे तो फिर 6x इक्वल टू सर एक बार फिर से बोलोगे सर। क्या ये समझ में नहीं आया जो यहाँ लिखा हुआ है, साइन 8x कैसे आया ये? हाँ सर। ओके, देखो ये साइन x को इधर भेज दिया, 8 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 और साइन x और cos x cos 2x और cos 4x, 2 साइन x cos x क्या बनता है, साइन 2x। अब एक ये 2 और एक ये साइन 2x और एक ये cos 2x, ये मिला के क्या बन जाएंगे, साइन 4x। अब एक ये 2 हाँ सर साइन 8x आ गया। ये साइन 4x, एक ये वाला cos 4x, ये मिला के क्या बन जाएगा, साइन 8x। हाँ, फार्मूला क्या लगाया तुमने?
सर वो जो केस 2 टाइप वाले शायद जो थे वो मतलब 6x इज इक्वल टू n पाई प्लस 8x और n पाई माइनस 8x। नहीं तो ऐसा कोई फॉर्मूला कहाँ था? नहीं सर मतलब वो थीटा के जगह 6x लगा देंगे और फिर अल्फा के जगह 8x ऐसे। फॉर्मूला क्या होता है बताओ? मतलब फॉर्मूला नहीं, जैसे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा ऐसे एज्यूम कर लेंगे हम। हाँ वो तो दिया ही हुआ है, तो उसमें फॉर्मूला क्या लगता है? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा में क्या फॉर्मूला लगता है? सर तो ऑड केस लेंगे और इवन केस लेंगे तो मतलब प्लस माइनस हो जाएगा ना। नहीं वो तो सही बात है तुम्हारी, लेकिन यहाँ पर पहले 6x इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखूँ वो बोलो। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा में क्या? n पाई प्लस 8x। नहीं यही तो गलत है। n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा होता है। प्लस फॉर्मूला देखा ही नहीं तुमने? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का क्या होता है? मिला? हाँ यस सर। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। तो हम एक बार n की वैल्यू इवन ले लेंगे, इवन का मतलब 2m ले लेंगे, तो 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2m पाई प्लस माइनस 1 की पावर इवन क्या हो जाएगा? माइनस 1 की पावर इवन प्लस हो जाएगा तो 8x। तो यहाँ से कितना हो गया? माइनस का 2x इक्वल टू 2m पाई, तो x इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का m पाई। फिर एक बार n की वैल्यू ऑड ले लेते हैं, ऑड ले लेंगे तो 2m प्लस 1 रखना पड़ेगा, तो 6x इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई और माइनस का 8x, तो ये 14x इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2m प्लस 1 पाई बाई 14। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर इतना करने के बाद अब यही आंसर दे दे सीधे, बिना सोचे समझे कि कुछ हमें सोचना चाहिए था यहाँ पर जो हमने नहीं सोचा है। क्या यहीं से आंसर दे दिया जाए कि यही आंसर है हमारा? नहीं सर। फिर क्या करना चाहिए? अब देखो यहाँ पर तुम लोगों ने जो गलती की है वो सभी ने की है, किसी ने नहीं सोचा, जबकि मैंने कितनी साइन x 0 नहीं होना चाहिए। हाँ तो बोला तो नहीं बेटा तुमने। और अगर मान लो साइन x 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पहले लिखना चाहिए देखते ही कि साइन x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। तो x की वैल्यू किसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए? n पाई का मल्टीपल, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही तुम यहाँ देख रहे हो, यहाँ साफ साफ चिल्ला के m पाई आ रहा है, जैसे तुम m की वैल्यू 1 रखोगे तो माइनस पाई आएगा, m की वैल्यू माइनस 1 रखोगे तो पाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? m की वैल्यू माइनस 1 और 1 माइनस 1 रखने से ये मिलेगा। तो क्या ये आंसर का पार्ट हो सकता है क्या? ये आंसर का पार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये तुमने रख दिया सोल्यूशन में तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अपॉन में 0 आने लगेगा। अपॉन में 0 का मतलब अनडिफाइंड हो गया, प्रॉब्लम में फंस जाएंगे ना हम। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये मत सोचो कि साइन एक्स उधर चला गया। अगर साइन एक्स उधर होता तो कहानी कुछ अलग थी, लेकिन साइन एक्स अभी इधर है, हम उसको उधर लेके गए हैं। तो डिनोमिनेटर मैंने कितनी बार बोला हुआ है कि जब भी कभी तुम्हें a अपॉन बी दिखाई दे, तुम तुरंत सोचे समझे बगैर लिख दिया करो कि b 0 नहीं होना चाहिए, पहले ही लिख दिया करो। जब भी कभी तुम्हें a अपॉन बी 0 दिखाई दे, तो a अपॉन बी कुछ भी फ्रैक्शन दिखाई दे, तो तुम कह दो कि भाई b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब x की वैल्यू पाई का मल्टीपल नहीं हो सकती है। तो फिर ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा सोल्यूशन का पार्ट बनेगा नहीं, लिख देंगे नॉट पॉसिबल। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। वैल्यू ये आई हुई है 2m प्लस 1 पाई बाई 14। इसमें भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या ये सोल्यूशन का पार्ट हो सकता है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑड मल्टीपल की जगह इवन आ जाए, कोई भी पाई का मल्टीपल आ जाए, पाई 2 पाई 3 पाई। तो क्या m की कोई ऐसी वैल्यू रख सकते हैं क्या जो 14 से कट हो जाए और ये पूरा पूरा कट हो जाए? कोई m की 2m प्लस 1 की कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है जो 14 या 14 का मल्टीपल हो?
कोई ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर। दोनों को इक्वल करके देख लेते हैं। तो ये तो 13 आ जाएगा, तो m की वैल्यू तो 13/2 आ गई। तो इंटीजर होता है ना m, तो इसका मतलब 2m + 1 कभी भी 14 या 14 का मल्टीपल दे ही नहीं सकता है, चाहे m की वैल्यू कुछ भी रख लो, कभी भी 14 का मल्टीपल नहीं देने वाला। तो इसका मतलब यहाँ पर तो कभी इवन मतलब कभी भी पाई का मल्टीपल नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें इसको भी चेक करना चाहिए, लेकिन ये अभी नहीं दे रहा क्योंकि 2m + 1 कभी भी 14 के इक्वल या उसका मल्टीपल हो ही नहीं सकता। 14 की टेबल में जो आते हैं ना 14, 28, 48, 42 सॉरी, तो ये सारे के सारे 14 की टेबल वाले जितने भी मल्टीपल है वो नहीं बनने वाले हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? नो सर। ठीक है, तो फिर आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं अपना लेक्चर। बाकी अगले टर्न पे फिर हम फिर मिलेंगे। ओके सर। फॉर्मूले याद करो, अगले टर्न में मैं फॉर्मूले सारे ट्रिग्नोमेट्री के पूछने वाला हूँ, क्योंकि जब मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग उसको ज़रूर याद रखें। डेली अपनी आदत बना लो, थोड़ी सी बात मानो मेरी, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगी, फॉर्मूले भी ख़त्म होने लगेंगे। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर।